गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल कालीन प्रशासन से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और उससे जुड़े जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे उन सभी का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। कह रहा है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट आपका लाइन है कि जिले को सरकार के रूप में जानते थे। अब कह रहा है शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत जो होता था वो कई सरकार या जिलों में बांटा होता था। मतलब प्रांत को भी बांटा गया किसमें? सरकार में, जिसको कि हम लोग जिला जानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया। कहने का मतलब जो सरकार अर्थात जो जिला होता था उस जिला को फिर क्या किस विभाग किस में बांटा गया? परगना में। ठीक है, परगना को हम लोग महल के उपनाम से भी जानते हैं। कह रहा है प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी जो थे, कह रहा है फौजदार, अलमगुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची और खजानदार होते थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे अब कह रहा है आपका, आगे कह रहा है कि मुगल में मीरबख्शी सैन्य का प्रधान था। ठीक है, ये जो मुगल काल के आपको मीरबख्शी था वो क्या था? सैन्य विभाग का प्रधान था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। तो हमको ध्यान देना है, जो मासिक वेतन निकलता था सैनिकों का वो किस चीज़ पे हस्ताक्षर करते थे? तो निकलता था सरखत पे। इसके लिए अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। कहने का मतलब जितने भी प्रांत में थे अब वो बख्शी के अंतर्गत कार्य करते थे। अब करें मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों को पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनधारी कहा है। ठीक है, इन्होंने सर जदुनाथ ने मीर बख्शी को किस उपनाम से पुकारा है? तो वेतनधारी का। ठीक है, किंतु वेतनधारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनधारी का कार्य दीवान ए तन करता था। कहने मतलब जो मुगल काल में वेतनधारी का कार्य करता था उसको हम लोग बोलते थे दीवान ए तन। चलिए आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं मुगल काल में आपका मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे। सैनिक के अलावा कौन कौन थे? अहदी और दाखिली। अहदी किसको बोलते थे? तो अहदी जो सैनिक होते थे वो बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। और दाखिली जो था वो दाखिली कराए कि सैनिक की भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। ठीक है, तो जो अपने सैनिक जो बादशाह अब सैनिक की नियुक्ति करता था अपने लिए रखता था उसको बोला गया अहदी। जो अंगरक्षक का कार्य करता था, ठीक है, और जो आपको मनसबदार का सेवा में लगा रहता था, मनसबदारों की सेवा में रखा गया था उसको बोला गया दाखिली। ठीक है, अहदी और दाखिली क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये बोल रहा है आपका कि मुगल शासन में मुहतसिब जन आचरण के लिए निरीक्षण विभाग का प्रधान था। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को कि जो जन आचरण के निरीक्षण का विभाग था उसमें कौन था? मुहतसिब। क्लियर है, मुहतसिब उसको बोला जाता था, उसके प्रधान को। अब कह रहे उसका कार्य का था सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना। आगे देखिए कह रहा है कि वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया और उसका नाम शैतानपुरी रखा। अर्थात जहाँ वेश्याओं का निवास स्थान वो बनाया गया उसका नाम क्या था? शैतानपुरी। अब कह रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितने वर्ग थे? 33 वर्ग थे। उन्हें कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासन में 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। तो जात और सवार हम लोगों ने अकबर में पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में, जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था उसे दूसरी कोटि में, और जिससे आधे से भी कम सवार अपेक्षित रखना था उसको तीसरी कोटि में रखा जाता था। तो देखिए यहाँ 3 भाग में बढ़ता है। एक हो रहा है कि जो व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा करते थे उसको दर्जा के पहली कोटि में रखा गया। ठीक है, और जिसमें आधे सवार रखा जाता था वो दूसरी कोटि, और जिसमें आधे से भी कम रहता था, ठीक है, जिसमें आपका आधा से भी कम रहता था उसको बोला गया आपको, देखिए आधे से भी कम रखा उसको बोला गया आधे से कम रखा गया, वो हो गया आपका सवार का तीसरे कोटि।
अब कह रहा है सवार पद जो है जात पद के कभी ऊपर नहीं हो सकता था। ठीक है, कहने का मतलब सवार पद और जात पद में दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन आपका हाई मिलेगा, तो मिलेगा हमको सवार पद। ठीक है, जो सवार पद था वो क्या हो जाएगा, जात पद से आपका नीचे रहेगा। ठीक है, सवार पद नीचे रहेगा और जात पद जो है वो कह रहा है जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। कहने का मतलब जात पद जो है वो आपका अपर है। अब देखिए कह रहे इसका व्यवस्था, इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिकों अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि माल शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था, तो भूराजस्व के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, ये जो माल शब्द है भूराजस्व से संबंधित था। अब देखिए फिर कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि तंबाकू जो लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों द्वारा 1605 में आया था। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सम्मान में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को क्या बोलता था, मदद-ए-मास। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो आपको प्रशासन में विद्वान और धार्मिक लोगों को दिया जाता था राजस्व, उसको बोलते थे मदद-ए-मास। और इसे कह रहा है कि सयूरगल भी कहा जाता था। इसके एक और उपनाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सयूरगल। अब आगे कह रहा है कि दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण जो है सद्र करता था। सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। ठीक है, तो इसके देख रेख के लिए कि किस पद का नियुक्ति किया गया था, तो सद्र का। क्लियर है। अब कह रहा है यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी, जो दान में मिलता था स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी केवल ये चीज़, बेच नहीं सकते हैं उसको, आप अपने वंश में आने वाले वंशजों के लिए रख सकते हैं। अब कह रहा है टकसालों में जो है सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का सिक्का चला था, सोना का, चांदी का और तांबा का। ठीक है, अकबर द्वारा कह रहा है राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरियों लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, इसमें राम सिया भी था और देवनागरी लेख भी था। ठीक है, किसके शासनकाल का था ये, अकबर का, ध्यान देना है। अब कह रहे चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था, तो रुपया, और दाम जो होता था वो तांबे के सिक्के होते थे। तो तांबे के सिक्कों को दाम बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और इसको चलाने वाला कौन था, तो ये आपको दाम और रुपया लाया था कौन, शेरशाह, आपका शेरशाह। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। अब कह रहे हैं कि जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। कहने का मतलब जो इसमें बड़ा कौन होता था आपका, तो ये होता था कौन सा, रुपया। ठीक है, तो जो रुपया होता था वो क्या होता था कि इससे 40 गुना ज़्यादा वैल्यूएबल थी, ज़्यादा वैल्यू वाली थी। अब कह रहा है जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी। तो कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी आकृति अंकित कराई थी, जहांगीर ने। कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूर जहां के नाम भी अंकित था। इसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित थी। ठीक है, अब देखिए आते हैं आगे। तो कह रहे हैं मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य का था लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसको हम लोग बोलते थे बटाई, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बटाई। ठीक है, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे हम लोग। तो क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए। कर पहला क्वेश्चन कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन इसका बन गया जिला वाला। तो किस नाम से जानते थे हम लोग, सरकार के नाम से। ठीक है, और सरकार फिर आपका बांटा गया था किस में, देखिए सरकार को फिर बांटा गया था परगना या महल में विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि मुगल काल में जनपद जिसको जिला बोला जाता था क्या कहलाता था। तो उसी क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछ दिया। तो जिला को हम लोग सरकार के नाम से भी जानते थे, व्याख्या ऊपर वाला ही है। आगे कह रहा है कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। तो आपका मीर बख्शी था। ठीक है, कह रहा है मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों में मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों को मुआयना करने का भी काम इसी के जिम्मे था। क्लियर है, मीर बख्शी के जिम्मे। अब कह रहा है कि मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था, वही क्वेश्चन फिर से आ गया।
तो भू राजस्व का पर्यवेक्षण भी करता था और उसके अलावा सेना का प्रमुख भी, सेना का भी ये देख रेख करता था। तो सेना वाला ऑप्शन है नहीं, तो आपका इसमें भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, ये तो हो सकता है। अब देखिए करें, मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। आगे अब ये भी सैन्य विभाग का भी था। सर जादूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को क्या बोला था, तो वेतनधारी बोला था। ठीक है, अब कह रहा है कि किंतु वेतनधारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित और अस्थायी कार्य नहीं था, चूँकि वो सैन्य विभाग से था। वेतनधारी का कार्य जो था उसका क्या बोलते थे, दीवाने तन। याद रखना इस चीज़ को, दीवाने तन बोला जाता था। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो चिकित्सक के रूप में आपका कौन काम करता था, मनुची काम करता था। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं मनुची से जुड़े जितने भी थोड़ा फैक्ट से पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि निकोलो मनुची जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतावली यात्री था, उसने भारत आकर दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी। ठीक है, दारा शिकोह के समय में आया था, फिर कह रहा है ये नौकरी लिया था। अब कह रहा है कि 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अहदी व घुड़सवार सिपाही थे। तो देखिए अहदी और घुड़सवार, तो अहदी घुड़सवार के अहदी के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अहदी क्या था कि वो नियुक्त करता था बादशाह और वो अंगरक्षक के रूप में भी रहता था। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या इसमें दे रहा है आपका। कह रहा है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, तो एकाकी मतलब सेवा दिया था, एक ही जगह उसको काम करना था। फिर कह रहा है कि जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया हो वो ही नियुक्त हो, आहादी में आ सकता था, ये भी सही है। फिर कह रहा है सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। ठीक है, कहने मतलब सब देख रेख की कौन करता था, सम्राट। आगे देखिए कह रहा है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, तो ये तो अलग हो जाएगा। ठीक है, चूँकि कंडीशन 2 कह रहा है कि वो कह रहा है कि किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया हो, तो ये तो अलग बात हो जाएगी कि मिर्जाओं के जब संलग्न किया हो तो ये तो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिए 1 2 3 ही दे रहा है इसमें, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें पढ़ लेते हैं व्याख्या। करें मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार और घुड़सवार सैनिक थे। कौन कौन, अहदी और दाखिली। ठीक है, अहदी क्या था, तो अहदी बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है, और उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। फिर कह रहा है यद्यपि इसका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह से प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। अगर जरूरत पड़ा तो मनसबदारों के साथ भी इसकी नियुक्ति होती थी। अब कह रहा है कि ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती से लेकर वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इसके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक अहदी घुड़सवार को कितना वेतन मिलता था उस समय, 500 रुपये, जबकि एक साधारण घुड़सवार को मात्र मिलता था 12 से 15 रुपये। तो सोचिए इसके कंपेयर में कितना ज़्यादा मिलता था। ठीक है, अब कह रहा है कि अकबर के समय में अहदी सैनिकों की संख्या 12,000 हो गई। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। तो सबसे कहने का मतलब समय किसके समय में ज़्यादा अहदी थे सैनिक, तो अकबर के। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब चल रहा है आगे क्वेश्चन, देखिए कर रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था। तो मुहत्सिब किसको बोलते थे, तो मुहत्सिब बोलते थे जो आपका लोक आचरण अधिकारी होता था, उसको बोलते थे हम लोग मुहत्सिब। ये बात को हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। व्याख्या पढ़ लीजिए। करें मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था और आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे हैं मुगल कालीन भारत में मनसबदारी तथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, देखिए मनसबदारी प्रथा मुगल काल में चालू करने का मुख्य कारण क्या था, तो वहाँ का मुख्य कारण ये था कि वहाँ साफ सुथरा जो है वो प्रशासन चलाई जा सके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट दे रहा है। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या आपका कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, कर संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मुगलों की
सैन्य व्यवस्थाएं जिसके कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर भी दिखाई पड़ती है। मुगलों के सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। क्लियर है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। तो देखिए कर है इनमें से गलत हमको बताना है कि मनसबदारी व्यवस्था का कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें जो आपको है कर है सवार और जात, ठीक है, सवार और जात पद से अधिक हो सकता था, ठीक है। उनका सवार जो है वो जात से अधिक था, नहीं सवार आपका था, सवार जो पद था उनका सवार पद और एक जात पद दो था, सवार और जात। तो सवार जो था वो जात पद से अधिक नहीं था, वो आपका कम था, और जात जो था वो अपर अधिक था, और जो सवार था ये निम्न था। अभी हमने पढ़ाया एरो मारा था तो शायद आपको याद आ गया हो कि ये ऊंचा था और ये नीचा था, ठीक है। चलिए बाकी तो ये मनसबदारी व्यवस्था के लिए सही है कि 33 वर्ग थे इसमें, मशरूत और शर्त पद प्राप्त होते थे इसमें, और इसमें समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किया जाता था। क्लियर है। आगे देखिए कर रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, मशरूत अथवा शर्त पद प्राप्त होता था इसी में। फिर कर अकबर ने 40 वर्ष में जात और सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। तो अकबर ये 40 वर्ष में जात और सवार लाया था। अब कह रहा है जिस मनसबदार से हमने अपने जात और व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी उसे दर्ज की पहली कोटि में, और जो आधे से, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, सेम वही चीज़ है जो ऊपर पढ़ा है, आधा से ज़्यादा और अधिक वाला। तो समय को बचाते हुए चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो कह रहा है कि जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होता था, ठीक है। फिर कह रहा है मनसबदारों के 3 वर्ग थे। फिर कह रहा है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो इसमें देखिए जात और सवार पद प्रदान किया जाता था, ये है। फिर मनसबदार जो है अनुवांशिक अधिकारी होते थे कि नहीं, आइए इसमें से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको इसमें मेरा केवल 1 और 3 दे रहा है, तो कहने का मतलब इसमें 1 और 3 मेरा हो जाएगा। ये जात और सवार अनुवांशिक नहीं था और मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये 4 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। करें मनसबदार शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है, अथवा मनसबदार का अर्थ उस अधिकार से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। करें अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित था। तो ये भी आता है क्वेश्चन कभी कभी कि जो अकबर का मनसबदारी व्यवस्था था वो किस पे आधारित थी, तो दशमलव प्रणाली पर। क्लियर है। अब कह रहा है कि अंतिम 40 वर्ष में, या यहाँ 40 वर्ष के बदले दे रहा है, अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पदों को आरंभ किया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का घोतक था, जबकि सवार पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। क्लियर है। अब कह रहे हैं मनसबदारों में 3 वर्ग थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरे में था कि मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा रहता था, और तीसरे में थे जिनका सवार का संख्या निर्धारित मनसब के आधे से भी कम होती थी। चलिए, तो मनसबदारी जो थी वो अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे, और उनका जो वेतन था नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से ये कूट कर है कि डी सही होगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुगल काल के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं, चूँकि ये जागीरदार और जमींदार के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए मेन अंतर दे रहा है आपका 1 और 2, इनमें से कोई नहीं है, चूँकि हम लोगों ने अभी तक इसके बारे में पढ़ा नहीं है कि जागीरदार और जमींदार क्या था। तो इसलिए इसमें हम लोग का ना तो 1 और ना ही 2 दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें आगे अब व्याख्या पढ़ लेते हैं कि जागीरदार और ज़मींदार क्या चीज़ था, ठीक है। तो कह रहे हैं मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था, ठीक है। जो मनसबदार होता था वो क्या होता था, सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय और वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था, कोई एक चीज़ मिलता था। कह रहे जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। तो देखिए जो आपको वेतन के बदले में जागीर लेते थे उसको क्या बोला गया, जागीरदार बोला गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कह रहा है कि इन्हें न्यायिक और
पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे, तथापि उनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहता था। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। ठीक है, दोनों का अंतर पता चल गया। अब कह रहे इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11%, कतिपय क्षेत्रों में कहीं कहीं किसी क्षेत्रों में आपको 25% तक भी उसमें लोग को संग्रह शुल्क का मिलता था। ठीक है, इन्हें राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे तथा इनका जो ये राजस्व अधिकार था ये वंशानुगत था। ठीक है, इसका मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? राजस्व उगाही करना, मतलब आपका जितना भी साम्राज्य था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको राजस्व एकत्रित करना ही उसका मुख्य कर्तव्य था। फिर करा, परंतु इसके अतिरिक्त भी वे कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं, जिसको खिदमत बोला गया है, राज्य को देते थे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही तत्वों को निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता एवं अतिरिक्त ये आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। ऐसा नहीं था कि केवल राजस्व ही उपजाना या एकत्रित करना उसका मुख्य काम था। ठीक है, उसमें कानून व्यवस्था और विद्रोही तत्व को भी समझना और उसको सूचना देना अपने अपर अधिकारियों को देना पड़ता था। ठीक है, इस प्रकार प्रसंगत दोनों ही कथन सही नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। करें मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो देखिए मुगल कालीन में जो आपका मुख्य काम था वो था भू राजस्व। ठीक है, अब देखिए भू राजस्व पढ़ लीजिए। कह रहा है मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं ने अपने समय को भूमि सुधार के लिए कई कार्य नहीं किया। शेर शाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया था, जिसमें कि ये जो शेर शाह था इसी के समय एक चला था आपको पट्टा नाम का कर चला था। ठीक है, इसी में ये लगान व्यवस्था था, पट्टा लिया जाता था। परंतु यह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाता है। ये जो प्रथा है फिर इस्लाम शाह के मतलब मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है। पर अकबर प्रथा मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया। ठीक है, कौन किया था? अकबर। अब कह रहे हैं कि मध्य युग श्रेष्ठतम लगान पद्धति के निर्माण किया। उसके शासन काल में सामान्यतः उपज का 1/3 भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है, ध्यान देना है कितना लिया जाता था? 1/3। अब कह रहे हैं कि शाहजहां के काल में इसको कर दिया गया 1/2, मतलब 50% अब आपको देना है। ठीक है, तो शाहजहां ने टैक्स को बढ़ा दिया। कह रहे उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किया था। यहाँ देखिए शाहजहां ने किसका प्रचलन किया था? 1/2 लगा के ठेकेदारी प्रथा। याद रखना ठेकेदारी प्रथा में कितना लिया जाता था? 50%। 50% कहने का मतलब 50% अगर कहने का मतलब हो गया 1/2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिबंधित किया गया करता है, अर्थात माल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो भू राजस्व के लिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था, ऊपर भी पढ़ा हम लोगों ने। आगे देखिए कह रहा है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो देखिए पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था और इसको तंबाकू पर जो है ये प्रतिषेध लगाया था किसने? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने इसको प्रतिषेध के रूप में लगा दिया था। अब देखिए कह रहे पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद तंबाकू का भारत में जन सामान में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ वर्षों में तंबाकू पीने की भी आदत हो गई थी, तो अब इसको जाकर 1617 ईस्वी में जहांगीर ने इसको बंद कर दिया, निषेध जारी करना पड़ा उसको कि इसका जो है उपभोग आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आइए करें। मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका। तो देखिए मददे मास किसके लिए यूज होता था? तो जो विद्वानों को राजस्व दिया जाता था और उसमें जो अनुदान दिया जाता था भूमि का, उसको बोला जाता था मददे मास। ठीक है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो था, जो भूमि दी जाती थी उस पर राजस्व टैक्स भी नहीं लगता था, उसको बोला जाता था आपको मददे मास। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या करें। मददे मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मददे मास कहा जाता था। इसे सयुरगल भी कहा जाता था। ये चीज़ ऊपर पढ़ा हम लोगों ने। मददे मास का उपनाम क्या था? सयुरगल भी। तो ये भी हम लोग को शब्द याद रखना है, सयुरगल। ठीक है, दान जी ये जो है
दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था, ठीक है। उसका एक अधिकारी था कौन, सद्र। सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। ये जो था भूमि का स्थानांतरण नहीं कर सकते, जो मददे मास के अंतर्गत भूमि मिलता था, उस जो भूमि दी जाती थी उसका जो है स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। भले ही आपका जो आने वाले वंशज हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको विक्रय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन अगला करें, मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों का चकला शब्द का प्रयोग हुआ था किसके लिए। तो चकला शब्द में आपका देखिए करें सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार की समानार्थी नहीं था। ये जो है जैसे था कि आपको सरकार बोला जाता था आपको जिला को, तो उसमें जिला के समानार्थी ये चीज़ नहीं था, लेकिन उसी प्रकार का एक था जिसको सूबा या परगना के बीच का एक क्षेत्रीय इकाई था, मध्यस्थ था ये, जिसको चकला बोला गया, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन दे रहा है आपका, ठीक है। देखिए इसका व्याख्या पढ़ लीजिए करें, मुगल काल में प्रशासन की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रांत को जो है अनेक सरकारों अथवा जिलों में, ठीक है, सरकार को जिला बोला जाता था, हम लोगों ने पढ़ा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक सरकार अनेक परागणों में फिर विभाजित कर दिया गया है, और प्रत्येक परागणे में अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परागणों में एक में मिलाकर ये नई इकाई चकला का संगठन किया गया, ठीक है। तो यही जो गांव से थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया चकला। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए तो कह रहा है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो ये तो अकबर प्रारंभ किया था, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है मनसबदारी का पद जो है पैतृक मतलब वंशानुगत था, तो वंशानुगत तो था नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक केवल सही हो जाएगा, वही आपका दे भी रहा है। तो देखिए ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के काल में हुआ था, और वो जो है कब किया था, 1567 माना जाता है, उसके शासनकाल के 11वें वर्ष में, ठीक है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन अपने शासनकाल में 44वें वर्ष में कर रहा है। ये 11वें वर्ष में कर रहा है, लेकिन इसका जो अलग विभाजित करता है जात और सवार में, वो कर रहा है आपको 1567 के 40 मैंने 40 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 40 से 11 आपको 29 हो जाएगा। तो इससे और 29 जोड़ लीजिए 1567 में, उस समय आपको जात और सवार को विभाजित किया गया। अब करें मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था, वह प्रशासनिक एवं सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति और उसका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा ये जो सेवा काल था, ये कह रहा है कि सेवा काल तक ही बने रहते थे, ठीक है। जो मनसबदार होते थे वो एक के सेवा काल तक ही रहता था, अर्थात यह वंशानुगत या पैतृक पद नहीं था। क्लियर हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, ठीक है, ये तो सही है। फिर कह रहा है मनसबदारों का जो चयन है वो योग्यता के आधार पर होता था। तो कथन और रीजन में देखिए कह रहा है दोनों सही है, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है कि किस आधार पर लिया जाता था, ठीक है। आइए व्याख्या देख लीजिए। कह रहा मनसबदारी व्यवस्था में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूल आधार थी। अकबर के शासनकाल में 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने की साक्ष्य मिलता है, और 11वें वर्ष मतलब 1567 जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा अभी। और फिर कह रहा है मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही, परंतु कारण ये कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है कि योग्यता क्या थी, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में आपको बताना है कि निम्न में जो है दिए गए कूट में से कौन सा जो है ए और बी का व्याख्यान को पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। तो देखिए ये कथन कर रहा है आपका कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। तो देखिए इसमें सभी मनसबदार सेना का पदाधिकारी नहीं होते थे, ठीक है। फिर कह रहा है मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उसका वर्गीकरण होता था, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखिए कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासनकाल में प्रारंभ किया तथा सैन्य अधिकारियों को साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी से ज्ञात होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल, ये ध्यान देना है। इसी बुक में कह रहा है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ बताई गई है, ठीक है। यह श्रेणी 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियाँ ही प्रचलित थी। क्लियर है।
चलिए आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट के अनुसार बताना है। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट इस पे व्याख्या पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग को आसानी से मिल जाएगा, समय भी बच जाएगा। तो देखिए दीवाने तन जो था वो क्या, उसका क्या था, वो किसके शासनकाल में था, तो ये और मुख्य कार्य से इसको देखिए कर्तव्य से जोड़ना है। तो दीवाने तन था, आपको जागीर और वेतन को देखता था, उसको दीवाने तन बोला गया। फिर देखिए मुस्तारफी जो था वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। फिर एक मुशरिफ था, ये का कार्यालय को संभालने का कार्य करता था आपका मुशरिफ। और जो वकियानविस था वो प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करता था, वकियानविस। ठीक है, तो इतने अधिकारी हो गए। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें बताना है कि कौन और कथन और कारण जो है कौन सही है और क्या व्याख्या कर रहा है। तो कथन देखिए पढ़ रहे हैं, कह रहा है अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। दूसरा कह रहा है कि शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र के प्रमुख सिक्का दाम था। तो दाम तो था ही उस समय, दाम और एक रुपया दोनों शेर शाह ने चालू किया था। तांबा का सिक्का था आपका, उसको बोला गया दाम, और जो चांदी का था उसको बोला गया सिक्का। ठीक है, तो इसमें देखिए व्याख्या का देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, आपको दे रहा है व्याख्या में ए दे रहा है, तो कहने का मतलब ए और आर दोनों सही हो रहा है, लेकिन कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। किस तरह से नहीं कर रहा है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि अकबर के तरह राज्य में सिक्कों का प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मुहरों, चांदी के रुपया और तांबा के दाम होते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब सोना का था उसको मुहर बोला गया, चांदी का जो था उसको रुपया, और तांबा का जो था उसको दाम के रुपए में मानक सिक्कों का प्रचलन एवं प्रसार किया गया। शेर शाह के मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय में भी तांबा के प्रमुख सिक्का का दाम था, जो 1 रुपये में 40 दाम होते थे। कहने का मतलब एक चांदी का सिक्का वो 40 आपको तांबे के सिक्के के बराबर होते थे। राज्य के आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। इस प्रकार प्रसंगत कथन कारण ए और दो सही है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में किसने राम सीता की आकृति और राम सिये देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। तो ये देखिए अकबर के शासनकाल में मिलता है। ठीक है, जिसपे कि राम सीता का राम सिया और देवनागरी लेख मिलता है। कौन सा लिखा हुआ, राम सिये, और राम सीता की उस पर आकृति भी मिलेगी। तो ये आपको अकबर के काल में ये चीज़ अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम सिया, इस तरह का राम सिया देवनागरी लिपि में लिखा हुआ कोई चीज़ मिलेगा, वो आपको अकबर के शासनकाल का था। ठीक है, आगे देखिए कर रहे हैं मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था। तो इसको हम ऊपर ही बोलते आ रहे हैं कि जो तांबा का सिक्का था उसको हम लोग बोलते थे क्या चीज़, दाम, और चांदी का था उसको रुपया। व्याख्या पढ़ लीजिए। टकसालों में सोना और चांदी के तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का रुपया सिक्का को रुपया बोलते थे, और दाम जो है अकबर द्वारा चलाए जाने वाले तांबों का सिक्का था, जो कि आपको रुपया के 40 भाग के बराबर होता था। ये चीज़ पढ़ लिया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। जैसे कि रुपया जो था चांदी का सिक्का, उसमें किसने शाहरुख नाम का चलाया था, तो ये बाबर ने। ठीक है, जो चांदी का सिक्का था उसका नाम रखा था शाहरुख। ठीक है, आइए व्याख्या पढ़ लीजिए। कह रहा है कि बाबर ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि मुगल काल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। तो बटाई मतलब लगान का निर्धारण, बंटता था, वही होता था बटाई। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, व्याख्या वही है। मुगल काल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान का निर्धारण था। ठीक है, एक पद्धति थी जिसमें कि वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेर शाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी। ठीक है, एक नसक या मुक्ताई बोला गया था, दूसरा नकदी अथवा जब्ती बोला गया था, और तीसरा गाला जिसको कि बटाई बोला गया। ठीक है, ये तीनों प्रथा किसने शुरू किया था, तो शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रचलित था हल की संख्या। ठीक है, जिसके अनुसार भू राजस्व की वसूली की जाती थी। ठीक है, तो JN सरकार ने औरंगजेब के इतिहास में पृष्ठ संख्या इतना पर उल्लेख किया है कि अकबर के
शासन काल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी। ठीक है, तो अकबर के शासन काल में भू राजस्व का क्या था, टोडरमल। लेकिन दक्कन के इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल, कहने का मतलब हल की संख्या के आधार पर भू राजस्व भुगतान करते थे। तो कहाँ के, दक्कन के किसान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया था। तो देखिए सहाब नहर जो है उसने ये जो है आपको मुगलकालीन नहर में निर्माण में आपका ये पुनर्जीवित करने का श्रेय गया है। आइए पढ़ लेते हैं मुगलकालीन साहब। कह रहा है कि मुगलकालीन साहब जिसको सिहाब बोला गया है, नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब बाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई एवं मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और उसका नाम बदलकर सिहाब रख दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान देना है, नाम कौन बदला था, तो दिल्ली के गवर्नर था आपको सिहाबुद्दीन। ठीक है, तो इसने खेती के विस्तार के लिए नहर बनवाया और उसको मरम्मत करवाई, पुनर्जीवित किया और उसका नाम रख दिया सिहाब। ठीक है, तो देखिए आज के क्वेश्चन में बस इतना ही रहता है। आज का ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी आपको मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए करा सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।